हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण और पब्लिकेशन के सेट नंबर 7 को आज कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 1 से 6 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर रखा है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के भी हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रखा है। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियो को चेकआउट जरूर करें। वहाँ से आपको जो है काफ़ी अच्छे से सेट का प्रैक्टिस कराया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा कोशिश जो है सिर्फ आपको सेट नहीं मरवाना है, बल्कि आपको सेट के साथ साथ अन्य फैक्ट बताकर आपके जो एक समझ है आपके अंदर, ठीक है, उस समझ को विकसित करना है, ताकि आपको अदर जगह थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो भाई उसको थ्योरेटिकल और आसानी से कर कर आएँ और आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिन देरी किए आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकल एरिया बैंक, जिसे एलएबी शॉर्ट में बोलते हैं, योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। देखिए, एलएबी योजना जो है आपको सन 1996 यानी 1996 ईस्वी में शुरू की गई थी। देखिए, लोकल एरिया बैंक स्थापित करने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था, तो पहले उद्देश्य आप जान लीजिए। देखिए, जैसे कि स्थानीय जो संस्थाएं होती है, जैसे कि आपको गांव घरों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा संचालित देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, तो वैसे संस्थाओं से जो है पैसा एकत्रित कर, ठीक है, स्थानीय क्षेत्रों में लिखिएगा निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है लोकल एरिया बैंक की स्थापना करा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है। जितने भी प्रकार के उत्पादन होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसका बुनियादी जो उद्देश्य होता है क्या, वो मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना होता है। यानी कोई भी सामान होता है क्यों बनाया जाता है, ताकि जो लोगों की आवश्यकता उसको पूरा किया जा सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति में आपको मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन, उसमें हास्ट हो जाता है, यानी पैसा का मूल्य गिर जाता है, जिससे कि लोग की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। तो सबसे पहले समझिए कि पटना क्या होता है। देखिए, ये हिंदी नाम दे दिया है। यदि इसको हम इंग्लिश में बताएं तो इसको इंग्लिश में डंपिंग कहते हैं। अब डंपिंग के मतलब आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा डंपिंग किसे कहते हैं। नहीं पता होगा, चलिए मैं बता दूं। देखिए, डंपिंग क्या होता है, मान लीजिए किसी कंट्री के द्वारा, ठीक है, उस कंट्री की किसी कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट को काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादित कर दिया जाता है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को किसी अन्य कंट्री में लाकर जो है उसी प्रोडक्ट के समतुल्य कम दाम कर कर बेचा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिस देश में यह व्यापार किया जा रहा है उस देश को इससे हानि होगा। इसे ही हम डंपिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये किताबी बातें थी। ठीक है, चलिए मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि डंपिंग आखिर ये क्या है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए एक इंडिया की कंपनी है, वह इंडिया व्यापार में, इंडियन बाजार में जो है 10,000 रुपये की एक मोबाइल बेचती है। ठीक है, मान लीजिए एक चाइना की कंपनी आई, सेम प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि सेम मोबाइल वो भी बना रही है जैसा कि ये कंपनी बनाई, सेम मोबाइल वो भी बनाई, और उसका जो है दाम रखी कितना, 6,000 रुपये रखी भारतीय व्यापार में। तो बताइए आप, दोनों मोबाइल सेम है। यदि आपसे कहा जाएगा आप इनमें से कौन सी कंपनी के मोबाइल को लीजिएगा, देखिए बेसिकली सभी का ये भीतर होता है कि यदि सेम प्रोडक्ट मिलता है और उन सेम प्रोडक्ट में जिसका दाम कम होता है आदमी उस प्रोडक्ट को लेता है, तो सब कोई क्या करेगा, 6,000 रुपये वाला मोबाइल को ले लेगा लेगा। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे जो भारतीय कंपनी है इसका धीरे धीरे मार्केट डाउन होगा और इसके मोबाइल को कोई नहीं खरीदेगा, जिससे इसका व्यापार ठप होने लगेगा और इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके व्यापार पर पड़ेगा। जिस और जब भारतीय कंपनी के
व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्वियसली है कि वो भारत पे भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रक्रिया को जो है डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग होता है, इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे जो है काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसे हम अनुचित व्यापार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूर्ण अप्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो सीमांत आय होता है वह आपको सीमांत लागत के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय में का हिस्सा है? तो यह जो है आपको मध्यवर्गीय उपभोग का हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां जो अपने विज्ञापन पे और लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए काफ़ी खर्च करती हैं। ठीक है, तो वो उसके मध्यवर्गीय जो उपभोग होता है उसका हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो देखिए, कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता, ये भी सही है। और आगे देखते हैं, आगे आकर राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है, यानी लोगों के द्वारा चुनाव होता है, तो ये भी सही है। आपको अब उपयुक्त में से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट यानी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से जो शिलालेख संबंधित है वो आपको ऐहोल शिलालेख संबंधित है। जब पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, तो उस खुशी में इसने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। इसको लिखा किसने था? तो याद रखिएगा, ऐहोल अभिलेख को जो रवि कीर्ति ने लिखा था और यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात कहा जाता है? देखिए, मनसबदारी जो व्यवस्था थी यह इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। मनसबदारी क्या होता था? तो आपको बता दूं, मनसबदारी में जो है सम्राट के द्वारा किसी व्यक्ति को एक मनसब दे दिया जाता। क्या? एक मनसब दे दिया जाता था। मनसब का था एक पद था, ठीक है, जो कि सेना के ही कोई एक पद था, तो उसे वह पद दे दिया जाता था और उसके अंडर में कुछ सैनिकों को रख दिया जाता, जैसे 400 या 500 के टुकड़ी में, और उसको उन सैनिकों को खर्च तथा देखभाल के लिए जो है जागीरें दे दी जाती थी। क्या? जागीरें दे दी जाती थी। और आवश्यकता पड़ने पर जो है उनसे कहा जाता है, जब सम्राट को आवश्यकता पड़े तो आप सम्राट को जो है सैनिक बल के द्वारा सहायता दें। इस तरह से जो उस पद को धारण करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो इसे अकबर ने चलाया था। चलिए आगे देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो देखिए, लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। टोटल कितने? टोटल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है? आर्टिकल जो 32 है इसके तहत आप जो है सीधे जो है अपने मौलिक अधिकारों को हनन पे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी का जो दांडी यात्रा है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है, जो कि 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। गांधी जी साबरमती आश्रम से जो आपको याद रखिए 12 मार्च को जो है कुछ किए थे और यह 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था और उसी समय से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? उष्ण का अर्थ होता है गर्म, यानी कौन सी जो है गर्म महासागरीय धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर का है, अटलांटिक महासागर का है। लैब्राडोर यह भी अटलांटिक महासागर है किंतु यह ठंडी जलधारा है। कैनरी भी ठंडी जलधारा है और क्यूराइल भी ठंडी जलधारा है। और देखिए, क्यूराइल जो है यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। आपसे पूछ ही सकता है ये भी कि क्यूराइल किस महासागर की जलधारा? तो याद रखिएगा यह आपको प्रशांत महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा? तो यह अटलांटिक की है। ठीक है, तो इस तरह से आप ठंडी जल यानी उसकी प्रकृति और जो महासागर है दोनों को याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के जो गलत जोड़े हैं? कहने का मतलब कि पांडिचेरी को किसने बसाया? तो यह देखिए फ्रांसिस मार्टिन थे। अहमदाबाद को अहमद शाह प्रथम ने बसाया, सही है। मद्रास को फ्रांसिस डे ने बसाया था। तीनों जोड़ा सही है, इसमें आपको गलत बताना है। देखिए, कलकत्ता को रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं, इसको जॉब चार्नाक ने बसाया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि
निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? तो भारत में जो है फ्रांसीसियों के भाग का जो निर्माण हुआ था यह आपको बांडीवास के युद्ध से हुआ था। किससे? बांडीवास के युद्ध से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो यह वर्साय की संधि के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहा है, नहीं दक्षिण भारत की बात कर रहा है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपको गोदावरी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 1686 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे दक्षिण भारत का गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको दक्षिण की गंगा पूछे तो फिर आपको वहाँ पे कावेरी लगाना है। ठीक है, चलिए ये लंबी नदी पूछ रहा है दक्षिण भारत की, तो गोदावरी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि मोरेन कहाँ बनते हैं? तो देखिए जो मोरेन होते हैं ना, यह आपको जो हिमानी यानी जो बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं उसमें बनते हैं मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह एक वलित पर्वत का या नवीन पर्वत का जो है याद रखिएगा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ा बनाइए। कहने का मतलब यहाँ रेगिस्तान दिया है और यह कहाँ पाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले आपको थार मालूम होगा, यह भारत में पाया जाता है और थार जो है एशिया, भारत कहाँ था? एशिया में आता है। थार रेगिस्तान एशिया लगा दीजिएगा। देखिए विक्टोरिया जो है ग्रेट विक्टोरिया है आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। अट्टाकामा जो रेगिस्तानी या दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका में पाया जाता था। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, देखते हैं कहाँ है, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए डी सही मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो देखिए जो सत्रिया नृत्य है यह आपका असम का है। कहाँ? असम का। देखिए ऑप्शन में है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूगल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो देखिए न्यूगल्ट्रम जो है यह भूटान की मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को जो कि लेखक का नाम दिया, सूची 2 में आपको पुस्तक का नाम दिया है, दोनों का मिलान करना है। देखिए चिन्मय गुहा ने किस पुस्तक को लिखा है? चिन्मय गुहा ने आपको घूमर दार्जा थेले लिखा है। थर्मन धर्मन ने शूल नामक पुस्तक लिखा है। श्याम बेसरा ने मारूम नामक पुस्तक लिखा और शशि थरूर ने एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी। यानी कि ये सब एक एक बी का 2 सही है। इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो ग्रैंड स्लैम की उपाधि सबसे अधिक बार आपको यहाँ पे मार्गरेट कोर्ट ने जीती है। कौन? याद रखें, मार्गरेट कोर्ट ने। यदि देखिए दोस्तों, यदि आप सेट का आंसर मिलाइए तो उसमें स्टेफी ग्राफ दिया हो, किंतु यह गलत है। सबसे अधिक बार जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी है वो मार्गरेट कोर्ट है। तो कभी कभी आपको सेटों में बहुत सारे जो है आंसर गलत दिए जाते हैं, मिस टाइपिंग की वजह से जो होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप कभी सेट लगाइए तो आप जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ उसे आप ज़रूर सुने, क्योंकि मैं सेट को पहले पढ़ के उसको अच्छे से समझ लेता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ मैं गलत ना बताऊँ। ये मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि जो भी मैं आपको बताऊँ 100% वो ऑथेंटिक हो और आपको उससे जो है काफ़ी हेल्प मिल पाए। ठीक है, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस फिल्म ने में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई है? चरित्र अभिनेता, तो ये जो है आपको जंजीर मूवी में इन्होंने ऐसा भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो आपको 18 सितंबर यहाँ नहीं होगा, 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि कहीं कहीं सेटों में आपको जो है गलत आंसर भी छप जाता है या गलत आंसर दे दिया जाता है, तो आप बहुत सारे जो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि वो जो आंसर सेट में दिया जाता है वहीं सेट लोग मरवा देते हैं। किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधार के प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी एफर्ट भी लगता है, समय लगता है, इसलिए
मैं आप लोगों से करता हूँ कम से कम आप लोग एक बार चैनल को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो आपको सेशन पसंद आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पे संस्था का नाम दिया गया है और वह कहाँ स्थित है बताना है आपको। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है, यह रुड़की में बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। आगे देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर में, जी नहीं यह कानपुर में नहीं है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। कहाँ, लखनऊ में। कानपुर में आपको दलहन अनुसंधान संस्थान है। जहाँ वह ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो यह जो आपको धनबाद में बिल्कुल से आपको गलत बताना था। कौन मैच नहीं कर रहा था, ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मैच नहीं कर रहा। शून्यकाल क्या है, तो देखिए शून्यकाल जो होता है यह प्रातःकालीन तथा अपराह्न सत्रों के बीच का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था। तो गदर पार्टी का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपको साल्टो एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है। यहाँ वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अमृतसर शहर जो है गुरु रामदास के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है। तो इनमें से बताना है। तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है आपको यह सिंगापुर है। कौन, याद रखिए यह सिंगापुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। देखिए लोकसभा में पहले 525 सीटें निर्वाचित थी, किंतु 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसकी संख्या 545 कर दी गई और वर्तमान में भी 545 है और यह जो है 2026 तक जो है यथावत बना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और धन विधेयक का संबंध संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का अभिलेख नहीं है। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। देखिए जो रामपुरवा स्तंभ है यहाँ तो स्तंभ प्राप्त हुआ किंतु इस पर कोई भी अभिलेख नहीं लिखाया गया है अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच में है। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं यह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की एक पेटी है जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया, जैसे बताया मैंने अकबर के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। तो झारखंड जो है 45.86 लगभग 46% भूमि लेकर जो है बिहार से अलग होकर सन 2000 में एक सेपरेट राज्य यानी कि झारखंड राज्य जो है का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लंदन का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब, 1931 ईस्वी में, जिसमें कि महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो यह कहाँ हुआ था, जगह का नाम बताना है आपको। याद रखिए लंदन में हुआ था, लंदन जो जेम्स पैलेस है वहां पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। तो यह जो है आपको लोथल जो है प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात में, और इसके अवशेष अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सही कालक्रमानुसार आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो देखिए सामुदायिक अवार्ड कब हुआ था, यह 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। साइमन कमीशन भारत सन 1928 ईस्वी में आया। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। आपको सबसे पहले कौन सा घटना घटा है, इसके बाद कौन सा घटना, ऐसे सजाना है। तो क्या बी हो जाएगा, फिर आपका सी होगा, फिर डी, फिर आपको ए हो जाएगा। बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको देख रहे हैं मिल रहा है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत ने पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त कराया गया था। तो सन 1961 ईस्वी में है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस के टोटल जो है 98 सीटें प्राप्त हुई थी 1937 ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। एक खगोलीय इकाई
निम्न के बीच औसत दूरी होती है, यानी खगोलीय इकाई किस किस के बीच की दूरी होती है, तो यह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी होती है, जिसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में सबसे अधिकतम समय लगाता है, तो जो सूर्य से सबसे दूर होगा वह अधिक समय लगाएगा। तो देखिए जो सूर्य से, ये सूर्य होगा, इसके बाद आपको बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और यह जो है सूर्य की परिक्रमा इनमें से सबसे अधिक समय लगाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो यह आपको बिहार बंधु था। और इसको प्रकाशित किसने किया था, तो याद रखिए केशव राव भट्टा ने किया था। क्या? केशव राव भट्टा के द्वारा इस समाचार पत्र को जो है प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप तुतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मैंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता है। सबसे पहले तुतीकोरिन तमिलनाडु में, इसलिए तमिलनाडु तो जाना ही पड़ेगा। पारादीप उड़ीसा में, इसलिए उड़ीसा भी जाना पड़ेगा। कंडला गुजरात में, इसलिए तो हमें गुजरात भी जाना पड़ेगा। और मैंगलोर कर्नाटक में है। हमें कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, तो हमें केरल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, चलिए इस तरह से भी आपके देखिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको जगह का नाम याद होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यह आरती साहा थी। और यह एशिया की भी जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। और इन्हें यह 1959 ईस्वी में इन्होंने यह कारनामा किया था और 1960 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके जीके के प्रश्न है। अब हम जीएस के प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक कैसा होता है, तो यह जो है अमोनिया का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। मतलब आपको लगभग में दिया है 8 मिनट 20 सेकंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है। एनीमोमीटर जो होता है इससे क्या मापा जाता है, तो याद रखिए एनीमोमीटर से जो है पवन का वेग मापा जाता है, यानी हवा का जो है गति मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान इनमें से यदि बात करें तो जल में होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है आपको सोनार का पता, सोनार का जो है प्रयोग किया जाता है। और सोनार को इंग्लिश में SONAR लिखते हैं, जिसका फुल नेम जानिएगा क्या होता है, साउंड नेविगेशन। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, यह जो है आपका सोनार, सोनार का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे रखिएगा कि निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है, तो इनमें से जो चांदी है इसकी चालकता सबसे अधिक होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये इसका प्रयोग जो है आपको मंदक के रूप में किया जाता है। तो मंदक देखिए सर इधर नहीं दिया, तो मंदक नहीं था, तो एक शीतलक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है, जो यूट्रिकुलेरिया है, यह एक कीटहारी वनस्पति है, पौधा है यानी। ठीक है, चले यह कीटों को जो है खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है। लेटेक्स मतलब लासा होता है, जैसे पेड़ों में जो लासा होता है उसको प्रयोग क्यों किया जाता है, किसमें किया जाता है, यार रबड़ उत्पादन में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए लोहे को जंग से सुरक्षित रखना है तो किस विधि का उपयोग किया जाएगा, तो यसद लेपन, यसद लेपन करके जो है लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक जो रबड़ है आइसोप्रीन का बहुलक है। रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है, तो जो हमारे आंख में कौन से होते हैं वह रंगीन दृष्टि को जो है संभव बनाती हैं देखने के लिए रंगीन चीजों को, यानी कौन सा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है, तो कॉपर तथा जिंक यानी तांबा तथा जस्ता का यह जो है मिश्रण है। 64 है कि दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती हैं, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। देखिए सेट में इसका आंसर क्रोनोमीटर दिया हुआ, किंतु ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है, जो सर्पगंधा होता है इस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है। जो सर्पगंधा का जड़ होता है इसका जूस बनाकर पीने से रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो देखिए श्वसन जो है यानी हम जो सांस लेते हैं वह कैसी प्रक्रिया है, तो यह जो है एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। इसमें ऊष्मा छेपी नहीं दिया रहा है तो आपको अपचायी प्रक्रिया आंसर लगाना है। ठीक है, अपचायी प्रक्रिया और ऊष्मा छेपी प्रक्रिया दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के पुष्पण
में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण में आपको जो प्लेसेंटा है यह सहायक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो निगलने और उगलने का जो नियामक केंद्र है यह आपको मेंडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो यह जो है बड़ी आंत का भाग है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है? यानी गुर्दा का जो इकाई वो नेफ्रॉन है। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो न्यूरॉन क्या होता है? देखिए न्यूरॉन जो होता है यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत क्या है? इकाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ ताप है, अब ताप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्म बोलते हैं। तो आइसोथर्म कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन है आइसोथर्म। ठीक है, चलिए समान वायुदाब वालों को आइसोबार कहते हैं। समान ऊंचाई वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वृत्त यदि बात करें तो सबसे बड़ा वृत्त आपको विषुवत वृत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित है? तो ये जो है आपको परावर्तन जो है यह निहित है। और अंतिम क्वेश्चन है कि मूर्य स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था यह एनियक था। कौन? एनियक था। तो दोस्तों अब यहाँ से जो है आपको बाकी 76 से 150 के जो प्रश्न है यह मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। इसके लिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जरूर इसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन और आपके लिए किया गया प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको फीडबैक देना चाहिए कि आपको सेट कैसा लगा। आप अपना फीडबैक जरूर दें और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के सेट आपको मिलते रहे और आप इसका प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।